राजभाषा हिंदी और उसकी समस्याएं। यह निबंध हमारे एमए उत्तरार्ध के पाठ्यक्रम में संकलित कुछ विचार नामक पुस्तक में से लिया गया है। प्रेमचंद ने दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास के दीक्षांत भाषण में सभा द्वारा हिंदी प्रचार के लिए किए गए कार्यों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की और राष्ट्रभाषा के प्रति प्रेम का भाव गहराने का आग्रह किया। उसी का सार इस निबंध में प्रस्तुत किया गया है। प्रेमचंद ने अपने भाषण में कहा कि हिंदी के विकास के मार्ग में पराधीनता और अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व सबसे बड़ी बाधा है। इस भाषा के प्रभुत्व को तोड़ने से ही पराधीनता का आधा बोझ कम हो सकता है। अंग्रेजी पढ़े लिखों पर व्यंग्य करते हुए वे कहते हैं कि अंग्रेजी भाषा हमारी पराधीनता की वही बेड़ी है जिसने हमारे मन और बुद्धि को ऐसा जकड़ रखा है कि उनमें इच्छा भी नहीं रहती। हमारा शिक्षित समाज इस बेड़ी को गले का हार समझने पर मजबूर है। यह उसकी रोटियों का सवाल है, और अगर रोटियों के साथ कुछ सम्मान, कुछ गौरव, कुछ अधिकार भी मिल जाए तो क्या कहना। अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षित समुदाय अपने क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति मात्र करता है। सच तो यह है कि राष्ट्रभाषा हिंदी की प्रगति के मार्ग में अंग्रेजी सबसे बड़ी बाधा है। प्रेमचंद ने शिक्षा के माध्यम पर विचार किया और इंटर यूनिवर्सिटी कमीशन में मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने के विचार का विरोध करने वालों की भर्त्सना भी की। प्रेमचंद ने भारतीयों का आह्वान किया कि जिस दिन आप अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व तोड़ देंगे और अपनी एक कौमी भाषा बना लेंगे, उसी दिन आपको स्वराज्य के दर्शन हो जाएंगे। मुझे याद नहीं आता कि कोई भी राष्ट्र विदेशी भाषा के बल पर स्वाधीनता प्राप्त कर सका है। राष्ट्र की बुनियाद राष्ट्र की भाषा है, और सच तो यह है कि राष्ट्रभाषा से ही राष्ट्रीय एकता का विकास हो सकता है। प्रेमचंद राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी, हिंदुस्तानी या उर्दू को एक ही रूप में मानते हैं। उनकी मान्यता है कि भाषा सुंदरी को कोठरी में बंद करके आप उसका सतीत्व तो बचा सकते हैं, लेकिन उसके जीवन का मूल्य देकर उसकी आत्मा स्वयं इतनी बलवान बनाइए कि वह अपने सतीत्व और स्वास्थ्य दोनों की रक्षा कर सके। राजभाषा का आदर्श यह है कि उसे अधिक से अधिक लोग समझ सकें। उर्दू और हिंदी में सिर्फ नाम का ही भेद है। हमें ऐसे नाम संबंधी भेद को तूल देकर राष्ट्रीय एकता में बाधा नहीं बनना चाहिए। भाषा की दृष्टि से वे कट्टरपंथी दृष्टिकोण की आलोचना करते हैं, भर्त्सना करते हैं। प्रेमचंद भाषा की मुख्य कसौटी सुबोधता को मानते हैं। दुर्भाग्य से हिंदू मुसलमानों ने इस आधार पर भाषा को न परखकर पूर्वाग्रह के आधार पर परखा है, और यही कारण है कि हम उर्दू और हिंदी की भेदपूर्ण बातें करते हैं। सुबोधता के सामने प्रेमचंद न उर्दू के दोस्त हैं और न हिंदी के। उन्होंने इस लेख में राष्ट्रभाषा द्वारा हमारी ज़रूरतें पूरी करने का प्रश्न भी उठाया है। राष्ट्रभाषा में प्रस्तुत उपन्यास, कहानियाँ, यात्रा वृत्तांत, समाचार पत्रों के लेख, आलोचना आदि अधिक गूढ़ न हों, साथ ही दर्शन और विज्ञान की अनंत शाखाओं का ज्ञान भी प्रस्तुत किया जाए। उनका मानना है कि अभी राष्ट्रभाषा शैशवावस्था में है। उसमें संस्कृत, अरबी, फारसी के शब्दों को उच्च ज्ञान के लिए प्रयुक्त करके हमें लोकप्रिय बनाना है, और
को संपन्न और विकसित करने के लिए प्रादेशिक भाषाओं के विद्वानों का एक बोर्ड बनाना पड़ेगा, जिसमें उर्दू, हिंदी, बंगला, मराठी, तमिल भाषाओं के प्रतिनिधि बैठकर राष्ट्रभाषा को गति देने की योजना बनाएंगे। प्रेमचंद कहते हैं कि जिस देश का दिमाग विदेशी भाषा में सोचे और लिखे, उस देश को अगर संसार राष्ट्र नहीं समझता तो क्या वह अन्याय करता है। जब तक आपके पास राष्ट्रभाषा नहीं, आपका राष्ट्र भी नहीं। वे तो यहाँ तक कहते हैं कि जब तक राष्ट्र की एक भाषा नहीं होगी, तब तक राष्ट्र में एकात्मक भाव उत्पन्न ही नहीं हो सकता। राजनेता भले ही चुनाव लड़ें और जीतें, किंतु राष्ट्रभाषा के बिना स्वराज्य दूर ही रहेगा। राष्ट्रभाषा के बिना आपकी आवाज़ में शक्ति आ ही नहीं सकेगी। यदि केवल शिष्टाचार सीखने के लिए ही अंग्रेजी भाषा से मोह रखना है तो वह गलत है। शिष्टता के लिए हमें अंग्रेजी की गुलामी करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे अपने विद्यालय होने चाहिए जिनमें राष्ट्रभाषा के माध्यम से ऊंची शिक्षा दी जा सके। राष्ट्रभाषा का प्रचार करने के लिए अच्छे नाटक और सिनेमा आदि साधनों का सहयोग उचित है। सच्चे मिशनरी भाव से हिंदी प्रचार करने वालों की आवश्यकता है। संपूर्ण देश में जब राष्ट्रभाषा में रचनाएं छपेंगी और पढ़ी तथा समझी जाएंगी, जब संसार की भाषाओं और साहित्य में हिंदुस्तानी भाषा और साहित्य को गौरवपूर्ण स्थान मिलेगा, तब हमें संतोष होगा, हमें आत्मगौरव का अनुभव होगा। वह स्वप्न पूरा होगा या अंधकार में विलीन हो जाएगा, इसका फैसला हमारी राष्ट्र भावना के हाथ में है। अगर हमारे हृदय में वह बीज पड़ गया है तो हमारी संपूर्ण प्राण शक्ति से फले फूलेगा, और अगर केवल जिह्वा तक ही है तो सूख जाएगा। राष्ट्रभाषा को संपन्न करने तथा उसका प्रचार करने के लिए अन्य भाषाओं के ग्रंथ रत्नों का अनुवाद भी राष्ट्रभाषा में किया जाना चाहिए। बंगला साहित्य की तरह मराठी, गुजराती साहित्य में भी महत्वपूर्ण सामग्री हमें लेनी चाहिए। तमिल, तेलुगु आदि भाषाओं से भी खजाना ग्रहण करना उचित है। हिंदी की समृद्ध परंपरा का जिक्र करते हुए लेखक कहते हैं कि हिंदी का प्राचीन साहित्य संपन्न है। यद्यपि उसमें श्रृंगार की मात्रा अधिक है, फिर भी सूर, तुलसी, मीरा, कबीर आदि भक्त कवियों की रचनाएं अद्वितीय हैं। रीतिकाल के दरबारी कवियों ने परिस्थितियों के दबाव से ही श्रृंगारिक रचनाएं लिखी हैं। प्रेम, विरह, नीति, सुभाषित और सूक्तियाँ भी रीतिकाल में लिखी गई हैं। उर्दू कविता में भी विरह, विलास, नश्वर संसार, वैराग्य आदि का ही काव्य लिखा गया। आधुनिक काल में हिंदी ने प्राचीन रूढ़िबद्ध कविता से नाता तोड़ लिया है। अब भावों की गहराई, अनुभूतियों की तीव्रता, निराशा, रुदन, धैर्य, संतोष आदि अनेक मर्मस्पर्शी भाव हैं जिन पर कविताएं लिखी गई हैं। आधुनिक युग में प्रसाद, महादेवी, सुभद्रा कुमारी चौहान, द्विज, मिलिंद, नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी आदि कवियों ने दुखानुभूति को व्यक्त किया है, तो मैथिली शरण गुप्त तथा राम नरेश त्रिपाठी ने काव्यानंद लुटाया है। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने सामाजिक क्रांतिकारी नाटक लिखे हैं। प्रसाद ने ऐतिहासिक नाटकों की फुलवारी सजाई है। उर्दू में भी ताज का रचा अनारकली बहुत ही सुंदर नाटक है। अन्नपूर्णानंद जीपी श्रीवास्तव अच्छे हास्य रस के नाटककार हैं। बच्चन ने उमर खय्याम का हिंदी में मजा दिया है। प्रसाद, कौशिक, जैनेन्द्र, अज्ञे आदि ने कथा साहित्य को समृद्ध किया है। उर्दू के उपन्यासकारों में शरर, मिर्जा रुस्वा, सज्जाद हुसैन, नज़ीर अहमद आदि अनेक लेखक प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार प्रेमचंद ने राष्ट्रभाषा के नाम, रूप, बाधाएं, प्रचार के साधन, साहित्य की संपन्नता आदि विभिन्न विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं और समस्याओं का समाधान भी सुझाया है, जिससे राष्ट्रभाषा हिंदी के मार्ग में आने वाली समस्याओं से निजात पाकर हम अपने राष्ट्रभाषा के स्वरूप को सुंदर बना सकें और राष्ट्र की एकात्मकता को सबके सामने उजागर कर सकें। इसी के साथ ही इस निबंध में लेखक ने लिपि के संबंध में भी अपने विचार व्यक्त किए हैं।